Good morning to everyone. Very good morning. Hope all of you are doing good. Okay. Good morning. Good morning. Okay, so we'll just wait for 1 or 2 minutes. Once everyone is going to join the class, we will start with this course. मैं बिल्कुल ठीक हूँ and I expect and I hope कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे, right? चलो. This is my first class. Okay, no problem. This is the first class of this course as well. So those who are new, it's okay. There is no problem. Good morning. Good morning. Okay. तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप में से सारे लोग 2024 के हैं या फिर कोई CUET के लिए या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यहाँ पे आया हुआ है. Just if you can give me an idea, it would be great for me. सारे लोग 2024 वाले हैं. ओके. चलो. बट ये जो एग्ज़ाम है ये मतलब 2024 वाला, इसके लिए तो ये कोर्स हेल्प करेगा ही आपको. बट इन केस आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप अपनी ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपको वहाँ भी हेल्प करेगा. बट जो मेन फोकस होगा हमारा वो कहाँ पे होगा? 2024 पे. ठीक है? दैट इज़ for JAM 2024. So we will be focusing here. But इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते करते आपको CUET का भी आइडिया लग जाएगा एंड आपको ग्रेजुएशन में भी हेल्प हो जाएगी. ठीक. एंड नाउ इट्स time to start with the course. So now I would like to start it. ठीक है. तो once again a very good morning to everyone. So welcome to the first course for the month of April, though it is 31st of March, but it is a course for the month of April, which is a course on function of several variable. तो सबसे पहले हम इस कोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे कि ये कोर्स क्या है, इस कोर्स में हम करने क्या वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, कौन सी बुक फॉलो करनी. वी विल कवर एवरीथिंग एंड देन हम इस कोर्स को शुरू करेंगे. ठीक है. हर्ष, आप स्पेशल क्लास में अगर नहीं आते हो तो आया करो. कम्युनिटी को अगर नहीं फॉलो करते हो तो किया करो. मैंने इस बात को ऑलरेडी वहां बता दिया है. कल स्पेशल क्लास हुई थी, वहां बता दिया है. तो आप जब तक सिर्फ केवल प्लस क्लास में आओगे तो काम नहीं चलेगा. स्पेशल पे भी आना पड़ेगा और कम्युनिटी पे एक्टिव रहना पड़ेगा. वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी. ओके. नो, इट्स ओके दिशान. Karthik, since you can see the language of this course is English plus Hindi, that is English because in this course there are a number of students who do not understand English, then there are a number of students who do not understand Hindi, so I have to manage for both. Okay, hope you understand. All right, so सबसे पहले function of several variable का जो कोर्स है उसमें आप में से बहुत सारे लोगों का एक डाउट होगा और वो डाउट ये है कि सेवरल वेरिएबल ऑब्वियसली, क्योंकि हम मैथ्स में जो काउंटिंग है वो कहाँ से शुरू करते हैं? हाँ, 1 2 3 से शुरू करते हैं ना. तो आप में से आधे लोगों को डाउट तो यही होगा कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का मतलब फंक्शन ऑफ 2 एंड 3 वेरिएबल. बट मैम हमें तो फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल आता ही नहीं है, तो क्या मतलब हम ये कोर्स नहीं कर सकते हैं? राइट. आप में से बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा. बट लेट मी टेल यू, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का कोर्स और फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल का कोर्स कंप्लीटली डिफरेंट है. अगर आपको 1 वेरिएबल नहीं आता है तो भी आप इस कोर्स को अटेंड कर सकते हो और आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा. ठीक है. Even if you have not studied the course on function of one variable, you can still sit in this course because this course has to do nothing with the course on function of one variable. ठीक है. बात समझ आ गई. तो पहला डाउट अपने दिमाग से निकाल दो कि वन वेरिएबल नहीं आता इस कोर्स में नहीं बैठ सकते. नो, यू कैन सिट इन दिस कोर्स because you do not need anything from function of one variable. ठीक. अब इस कोर्स में पढ़ना क्या क्या है हमको वो देखते हैं. सबसे पहली चीज जो मैं आपको इस कोर्स में पढ़ाऊंगी वो है नेबरहुड. ठीक.
वन वेरिएबल से थोड़ा थोड़ा रिलेट करूंगी, बताती जाऊंगी आपको, बट मैं आपको यहाँ पे सीधे सीधे बताऊंगी। पहले तो नेबरहुड से पहले भी आई विल एक्सप्लेन यू कि हम इसको फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल बोलते क्यों हैं, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बोलते क्यों हैं। देन मैं आपको टू वेरिएबल में अगर एक पॉइंट होगा ए कॉमा बी, उसके नेबरहुड का क्या मतलब होता है ये समझाऊंगी, ठीक है। क्योंकि नेबरहुड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा थ्रू आउट दिस कोर्स। नेबरहुड समझने के बाद वी विल गो टूवर्ड्स लिमिट, ठीक है। जैसे हम अपने क्लास 12th में ग्रेजुएशन में लिमिट्स निकाली होंगी, बट वो वन वेरिएबल में निकाली होंगी, ऐसे हम सेवरल वेरिएबल में लिमिट्स निकालेंगे। एंड डोंट वरी, वहां पे जैसे लिमिट निकालते थे यहाँ बिल्कुल वैसे नहीं निकालनी है, ठीक है। सो वी विल स्टडी लिमिट्स। लिमिट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी, यानी कि जो सेवरल वेरिएबल का फंक्शन है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, हम वो चेक करेंगे। देन हम डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि यानी जो फंक्शन है हमारे पास वो डिफरेंशियबल है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग विद एनी कोर्स आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस कोर्स में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में, थोड़ा सा नहीं, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स। फर्स्ट ऑर्डर के भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड हायर ऑर्डर वाले भी पूछे जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, और इन सेक्शन सी, ठीक है। मतलब हमारे पास ये जो है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ये पूछते ज्यादा हैं, हायर वाला भी पूछते हैं, बट हायर वाला ज्यादातर सेक्शन सी में पूछा जाता है, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, है ना। थ्योरम्स कैसे पढ़ेंगे कि हमने एग्जिस्टेंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स को कंटिन्यूटी से रिलेट करना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव को डिफरेंशियबिलिटी से रिलेट करना पड़ेगा। ऐसी हम कुछ थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो पढ़ना है वो ये है, आप सबने आयलर थ्योरम वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है, ये भी पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड ही है ना। मतलब एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई एट ए कॉमा बी निकालना हो, या एट एक्स कॉमा वाई, तो हम आयलर थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक। ये सब कुछ खत्म करने के बाद फिर हम चलेंगे टेलर्स थ्योरम की तरफ, जो कि हमारा लास्ट होगा इसमें, वॉट एवर वी हैव टू डू। तो ये है ओवरऑल हमारा सिलेबस। इसी में अभी आप कहोगे कि मैम कुछ चीजें और भी होती हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको चेन रूल देखने को मिलेगा, तो वो सब चीजें मैं कवर कर दूंगी, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हम टेलर्स थ्योरम के बाद कवर करेंगे, वो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। बस ये एक लास्ट टॉपिक रहता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हर एक चीज जो है ना वो रिलेटेड है किससे, वन वेरिएबल से। वहां भी लिमिट पढ़ा, कॉन्टिन्यूटी पढ़ा, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा, यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो वहां डेरिवेटिव पढ़ा, है ना। वहां पे भी टेलर्स थ्योरम होती है, वहां पे भी मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं, यस। the name of the topic is same, but the way to find out these things is different in here as well as there. So आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस इस कोर्स में बैठो, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। टोटल वेटेज, मैम टोटल वेटेज ऐसे तो नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि हर साल वेटेज, अभी आप देखोगे तो हर साल एक नई कहानी होती है क्वेश्चन पेपर, कभी एकदम ही प्योर आता है, कभी एकदम अप्लाइड आता है, कभी अप्लाइड में भी एकदम लेंदी आ जाता है। सो अब वेटेज का कुछ कह नहीं सकते हो, बट यस यू कैन से दैट ये हमारे पास आपको कभी कभी 4 नंबर का आता है, कभी 5 का, या कभी 6 7 का, तो आप कह सकते हो कि ये 4 to 8 के बीच में वेरिएशन रहता है, ठीक है। देर इज नो ग्रुप, आपको कम्युनिटी पे फॉलो करना है प्रियांशु, अनअकैडमी ऐप पे सर्च करोगे मेरा नाम, वहां पे अपनी प्रोफाइल खुल के आएगी, और वहां पे आप देखोगे क्या कम्युनिटी, वहां पे सब कुछ बताया है, ठीक।
इंटीग्रल कैलकुलस में आपने ट्रिपल इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है। ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ाया तो है भाई, पूछो किसी से। ट्रिपल इंटीग्रेशन सॉल्व करना सिखाया है। और एक बात और समझ लो कि सेवरल वेरिएबल मतलब किसी भी कोर्स में आओ तो उस कोर्स को पढ़ो। पीछे रह गए कोर्सेज में क्या रह गया है वो डिस्कस करोगे तो ये कोर्स भी ऐसे ही जाएगा, इसमें भी कुछ ना कुछ छूट जाएगा। ठीक है। एंड डोंट वरी, अभी तक हमने 2 कोर्सेज करे हैं, ओडी एंड आईसी का। अगर उसमें कुछ रह गया होगा विच आई हैव सेड, तो अभी दोबारा से ये कोर्सेज आएंगे, वहां पे मैं वो टॉपिक कंप्लीट कर दूंगी। कार्तिक मैं भी, अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो कुछ रह गया है, डोंट वरी, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। ठीक, तो हम उन कोर्सेज को दोबारा भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, तो उसमें मैं सब कुछ कवर कर दूंगी। ठीक, चलो, इतनी बात सबको समझ आ गई, व्हाट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस कोर्स। होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक, अब बात ये आती है कि हमें बुक कौन सी फॉलो करनी। टाइम के रिगार्डिंग सब लोग क्लियर होंगे कि टाइमिंग जो है आपके पास वो ऑब्वियसली 9:30 बजे होने वाली है। ठीक, कभी अगर चेंज हो गई तो हो गई, अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी एट 9:30 AM ओनली। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम बुक कौन सी फॉलो करें। और टाइमिंग के साथ साथ ये जरूर याद रखना कि यू हैव टू बी वेरी मच बी ऑन टाइम। मतलब 9:30 की क्लास है तो आप 9:30 क्या उससे पहले ही क्लास में आ जाओ, 9:28 पे, बिकॉज 9:30 पे मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगी एंड आई विल नॉट वेट फॉर एनीवन। तो अगर आपको कोई डाउट होता है, आप अगर टाइम पे क्लास में हो, तो मैं उस डाउट को क्लियर करूंगी 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपको समझ नहीं आएगा। बट अगर आप लेट हो और फिर आके आप कहते हो कि ये टॉपिक रिपीट कर दो, तो मैं 1 बार भी रिपीट नहीं करूंगी। सो द वेरी फर्स्ट रूल ऑफ माई क्लासेस, यू हैव टू बी ऑन टाइम। ओके, टाइम चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लास का ड्यूरेशन जो है वो 1.5 घंटे रहेगा। ठीक, बट आज की क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है तो मे बी वी विल गो फॉर 1 hour, बट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल बी हैविंग द क्लास फॉर 1 hour 30 minute। ओके, तो अगर आपको बुक फॉलो करनी है तो आप लोग को एक बुक पता होगी, एस.सी. मलिक एंड सविता अरोरा, ऑथर्स के नेम है ना, एस.सी. मलिक सर, एंड बुक का नाम है। तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो, वहां पे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से, मैथमेटिकल एनालिसिस करके बुक का नाम है। ऑथर हैं एस.सी. मलिक सर, तो आप उनको देख सकते हो फॉर श्योर। तो दैट्स अ वेरी नाइस बुक, वेरी नाइस बुक। इफ यू वांट टू गो फॉर द बुक विच आई विल सजेस्ट, जाओ। नहीं तो यहाँ पे तो मैं पूरा कंटेंट कवर, मतलब पूरा ही कंटेंट जो है वो मैं कवर करने वाली हूँ, कुछ नहीं छूटेगा। क्वेश्चंस हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, उसी बुक के करेंगे, कुछ और बुक्स के भी करेंगे। ठीक है, सो देयर वोंट बी एनीथिंग विच यू थिंक कि कवर नहीं होगा, हमें अलग से करना पड़ेगा। अगर आप बुक नहीं भी पढ़ते हो तो भी ये कोर्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, एटलीस्ट ये कोर्स तो होगा ही। बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप बुक पढ़ो, बिकॉज बुक पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, नाउ वन मोर थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट इज दैट कि अब आप जैसे कल मैंने आपको कुछ पढ़ाया, लिमिट्स पढ़ाया, उसमें कुछ 1-2 तरीके बताए लिमिट निकालने के। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपको उसे रिवाइज करके आना है। इट शुड नॉट बी लाइक कि बस आज पढ़ा 9:30 से 11, अगले दिन फिर हम सीधे 9:30 बजे ही दिखे। उस टाइम पीरियड 11 बजे से अगले 9:30 बजे तक हमने बुक ही नहीं खोली, नोटबुक ही नहीं खोली, देखा ही नहीं क्लास में क्या पढ़ाया गया। फिर आप जैसे बच्चे आके अगले दिन हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, क्योंकि आपको पुराना वाला ही रिवाइज नहीं था, उसको वही क्लियर नहीं हुआ, अब आगे पढ़ रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, तो मेक श्योर कि ये सब आप ना करो, सारी चीजें अच्छे से करो। ठीक है, और एक बार ये कोर्स कर लोगे तो ये आपको बहुत लंबे समय तक हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर किसी के पास कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम इस कोर्स की शुरुआत कर देंगे। यस, एंड ऑब्वियसली सरप्राइज क्विज जो है वो आते ही रहेंगे। उसका मतलब ही यही है कि आपको बुक, मतलब जो कुछ भी है, रिवाइज करके आना है क्लासेस में।
वो आपका काम है अमन, आपस में बात करना एक दूसरे से. इफ somebody has, share it among yourself, that's your job. Okay. नहीं, आई हैव नॉट क्रिएटेड एनी व्हाट्सएप ग्रुप, नथिंग. मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी पे देती हूँ, तो आप मुझे वहीं पे ज्वाइन करो, वहीं पे फॉलो करो. ठीक है. गुड मॉर्निंग एडोनिस, आई एम ऑल गुड. आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग गुड. यस. सो कैन वी स्टार्ट द क्लास नाउ? बिकॉज मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है. आप क्या पढ़ने वाले हैं, कब पढ़ने वाले हैं, कहाँ से पढ़ेंगे, कौन सी बुक से पढ़ेंगे, और रिविजन करके आना है. ठीक. चलो भाई. टेस्ट कैसे होगा? प्रियांशु, आपको नहीं लगता आपको कोर्स की शुरुआत में ही आपके बहुत सारे सवाल हैं? हाँ. और एक ही सवाल को आप एक बार लिखते हो और आपको लगता है कि मैम ने ध्यान नहीं दिया, फिर आप दोबारा पेस्ट करते हो, है ना? कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, अनलेस एंड अनटिल मैं आपका कमेंट ऐसे हाईलाइट ना करूं. सबका कमेंट मुझे दिखता है, बट जिनका कमेंट मुझे लगता है रेलेवेंट है, जरूरी है, मैं सिर्फ उसी का आंसर देती हूँ, नहीं तो मैं नहीं देती हूँ. अब टेस्ट कैसे होगा आपने नहीं देखे हैं पुराने कोर्सेज, तो अब यहाँ पे देखोगे सरप्राइज क्विज कैसे होगा. पोलिंग होगी. ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस रेखा, अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस. ठीक है, तो आराम से बैठो. अभी बहुत एक्साइटमेंट है टेस्ट का. जिस दिन मैं सरप्राइज क्विज लूंगी ना, सारे लोग भाग जाओगे क्लास से. फिर अगले दिन आओगे जब टेस्ट खत्म हो जाएगा. तो आराम से बैठो. अभी पढ़ाई क्या है, टेस्ट की बात करने लग गए हम लोग. टेस्ट जब होगा तो बता दूंगी. ओके. चलो भाई स्टार्ट करते हैं. अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को हमने वन वेरिएबल क्यों बोला? यस, एक्चुअली दैट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ, Adonis Telegram. So maybe I'll check it. Okay, if you have personally messaged me, I'll check it. कोर्स से रिलेटेड है तो पूछ सकते हो लोकेंद्र. यस. हम क्यों उसे वन वेरिएबल का फंक्शन बोलते हैं? एफ ऑफ एक्स ओनली. अच्छा. क्योंकि वन वेरिएबल है. बहुत बढ़िया. हाँ, आप लोगों के जवाब सुन के ना, तो आपने देखा होगा कि हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल जब लिखते थे, ठीक है, क्लास 12th में ये बात पढ़ाई गई होगी आपको, तो वहां पे हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई लिखते थे. राइट. तो जो भी चीज हो रही है वो सब कुछ किस पे हो रही है? एक्स पे हो रही है. और एक्स खुद में क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना. ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना. तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व्ड हैं वो कितने हैं? क्योंकि x कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम R. अगर कोई A होता डोमेन तो x कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम डोमेन A. तो मतलब x इज अ फ्री वेरिएबल, x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर देयर? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसलिए हम उसको नाम देते हैं क्या? We name it as function of one variable. Why? Because the number of independent variable involved are one or is one. समझ आई बात? इसलिए हम उसको ऐसा बोलते हैं. अभी देखो, अगर आप चाहते हो ड्रॉप ना करना तो आप एडमिशन ले सकते हो, आपको एडमिशन मिल जाएगा. ठीक. ओके, यहाँ देखो, अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की. ठीक. तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का मतलब वो टू वेरिएबल का भी हो सकता है, थ्री वेरिएबल का भी हो सकता है, फोर वेरिएबल का भी हो सकता है. जितनी उसकी मर्जी है वो उतना हो सकता है. ठीक. तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आगे, जब आप गेट की, नेट की एग्जाम की तैयारी करोगे या आगे जाओगे, तो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का डोमेन और को डोमेन आपको ऐसा नजर आ सकता है. ठीक. और RM का मतलब आप सबको पता है ना, ये कौन सा सेट होता है? दिस इज M टपल सेट. राइट. XM, जहां पे सारे के सारे XI जो होते हैं वो R से बिलोंग करते हैं, फॉर ऑल I रनिंग फ्रॉम 1 to M. आई होप ये बात आप सबको पता हो.
तो अब अगर ये फंक्शन है, ये कहाँ जा रहा है, देखो x1 x2 अप टू व्हाट xm से, सपोज ये कहाँ चला गया, y1 y2 अप टू yn पे। बात समझ आई? तो देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, काउंट करो, पहला, दूसरा एंड ये mth। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो तो भाई m number of independent variables are involved, right? तो since m number of independent variables are involved, तो हम इसको क्या बोलेंगे, this is a function of m variable। बात समझ आ रही? ये सबसे जनरल मैंने लिखा हुआ है, m डायमेंशनल से n डायमेंशनल पे। बट अब याद रखो हमारे पास कुछ इस तरीके के भी, जैसे जिनको हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन किनको बोलते हैं? जिनका जो कोडोमेन हो या जो रेंज हो वो सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, राइट? वही बोलते हैं ना, बताओ आप लोग भी। रियल वैल्यूड फंक्शन कुछ तो बता दो, नहीं बताओगे? रियल वैल्यूड फंक्शन किनको कहते हैं? हाँ, जिनका आउटपुट रियल वैल्यू हो, या इन शॉर्ट जिनकी जो रेंज है वो क्या हो, सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, है ना? तो हम इस पे काम करने वाले हैं, ठीक? फिर आपको कुछ फंक्शन इस तरीके के भी देखने को मिलेंगे। अगर आप दोनों काम एक साथ कर सकते हो प्रांजल, अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और नोट्स बना सकते हो तो बनाओ, नहीं तो अभी सिर्फ समझो। क्लास के बाद आप या तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना या दोबारा से लेक्चर देख लेना, तब नोट्स बनाना, तो आपके लिए ही वो बेनिफिशियल रहेगा, ठीक? तो इनको हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। तो ये n वेरिएबल का फंक्शन होगा, ठीक? और हमें इनके साथ ही डील करना है। अब अगर मैंने इस n की वैल्यू को 2 दे दिया तो ये क्या बन जाएगा, f फ्रॉम r2 से r, और वहीं पे अगर मैंने n को 3 दे दिया तो ये f क्या बन जाएगा, r3 से r। बात समझ आ रही है सबको? तो अब अगर मैं डिस्कस करूं आपके साथ f फ्रॉम r2 से r, तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो f ऑफ x1 कॉमा x2 जो है वो कहाँ जा रहा है, सपोज ये हमारा y पे जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व्ड हैं वो कितने हैं, 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, इसलिए वी आर कॉलिंग इट एज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। बात समझ आई? बिकॉज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इज 2। वहीं पे अगर मैं कुछ ऐसा लिखती हूँ, देखो जरा ध्यान से, इफ आई राइट डाउन समथिंग लाइक दिस कि f जो है हमारे पास वो r3 से r पे गया हुआ है, जहां पे हमारे पास f ऑफ x1 x2 x3, क्योंकि अब 3 टपल हैं, वो अगर y आता है, तो अब अगर आप मुझे ध्यान से देख के बताओगे तो कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, 3 इन्वॉल्व है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल। बात समझ आई? और इसी तरीके से आप इसको जनरलाइज करके आर एन से आर पे ले जा सकते हो, तो आप इसको कहोगे दिस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल्स, राइट? तो जितने भी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड होंगे उतने ही वेरिएबल्स का फंक्शन बन जाएगा। बात समझ आ रही है भी सबको? R2 से R2 हो तो वो भी हो सकता है, बट वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है? मैंने लिखा ना यहाँ पे C2, देखो RM से RN पे, अब ये M और N कुछ भी हो सकते हैं, R से R2 पे जा सकता है, R2 से R2 पे जा सकता है, R3 से R4 पे, R3 से R3 पे, कुछ भी हो सकता है। बट हमारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ ये जो मैंने अभी आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एंड थोड़ा सा फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। और फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल तो है ही हमारे सिलेबस में, वो तो हम सबको पता है ना, बट वो इतना ज्यादा है कि हमको समझ ही नहीं आता। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, देखो अब एक कंपैरिजन मैं करती हूँ आपके सामने, ठीक है? आप सबको पता है कि फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल एग्जाम में बहुत आता है, पर ये बहुत डिफिकल्ट भी होता है ना? हर क्वेश्चन में पता चले एक नया मेथड लग रहा हो, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे गारंटी नहीं है कि इस टॉपिक से आया हुआ हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए, ठीक? बट ये बहुत इजी टाइप के हैं, ठीक है? दीज आर वेरी वेरी इजी, इनको हम कहते हैं दीज आर द मार्क्स स्कोरिंग, ठीक है? ये ऐसे टॉपिक हैं, क्योंकि अगर आपको कोई चीज समझ आ गई तो
कहीं पे भी गया नहीं है आपके नंबर। वो अगर आपने लिमिट आपको समझ आ गई कि अच्छा 4 मेथड है निकालने के, कोई ना कोई तो एक लग ही जाएगा, बस चारों आपको अच्छे से आते हो, 2 नंबर मिले आगे बढ़ो। पार्शियल डेरिवेटिव में अगर आपने पकड़ मजबूत बना रखी है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि वो बहुत पूछते हैं del 2f बाई del x2 प्लस del 2f बाई del y2 एट 0 0 निकालो, तो वही एक निकालना बहुत आसान है, लेकिन ये सिर्फ उसी के लिए आसान है जिसने प्रैक्टिस कर रखी हो, इसमें कुछ नहीं है। बट कुछ लोगों के लिए यही एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है, अरे कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती थी। तो दिस इज कम्प्लीटली अ वेरी वेरी मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक। बस आपको इसमें प्रैक्टिस बहुत करनी है, और क्या करना है, फॉर्मूले याद रखने हैं जो कि बहुत कम है, बस कॉन्सेप्ट समझो, प्रैक्टिस कर लो खूब सारी, फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं कुछ नहीं गया है जो आपको नहीं आता हो। ठीक है, तो क्या बात समझ आई कि जो भी क्लास में पढ़ोगे वो, और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, उसी की प्रैक्टिस बहुत करनी है। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब अगर मैंने पढ़ाया तो कम से कम क्लास खत्म होने के बाद भी खुद से 10 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, या जो क्लास में ही कराए उन्हीं को दोबारा से खुद से सॉल्व कर लो, बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोथ आर डिफरेंट। अरे नाम ही दोनों का अलग अलग है, एक कह रहा है पार्शियल डेरिवेटिव, दूसरा कह रहा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों अलग है। ठीक है, हाँ बस ये कह सकते हो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ व्हाट, ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट उसका भी कोर्स आएगा 3 तारीख से आ रहा है, तो उसको फॉलो करना तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई कि इस टॉपिक पे हमको इतना फोकस क्यों करना है, क्योंकि आप देखो सीक्वेंस देखोगे तो वो डिफिकल्ट है, 1 वेरिएबल देखोगे तो वो डिफिकल्ट है ना, बट 2 और 3 वेरिएबल बहुत आसान है, इसलिए हमको इस पे ध्यान देना है। दूसरा, इससे हम नंबर बहुत इजीली एग्जाम में बना सकते हैं, इसलिए भी हमको पढ़ना है। तो ये 2 रीजन है जिस, और तीसरा ऑब्वियसली बिकॉज सिलेबस का हिस्सा है तो पढ़ना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक, तो आगे बढ़े। अगर इतनी कहानी क्लियर हो, और अगर अब तक किसी के मन में कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दिस कोर्स, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी एनी डाउट। नो, और कमेंट सेक्शन में सबको एक्टिव होना पड़ेगा भाई, बहुत सारे लोग हैं बट मतलब एक्टिव बहुत ही कम लोग हैं। टेस्ट, सबकी नैया टेस्ट पे ही अटक गई है ना। अब टेस्ट में क्या बताना है सवाल भी तो ऐसे पूछते हो, टेस्ट खत्म। अब मैम आप अपने आप से सोच लो कि मैंने क्या पूछा है, टेस्ट कब लोगे या टेस्ट कैसे होगा, है ना, खुद से ही आप सोच लो। इतने सुपर नेचुरल पावर नहीं है मेरे अंदर, समझा करो आप लोग। नहीं भाई, क्लास के शुरुआत में ही बोला इस कोर्स के लिए 1 वेरिएबल का आना बहुत जरूरी नहीं है। यस डेफिनेटली यू कैन क्रैक। इस कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछो। आई डोंट थिंक सो किसी को कोई डाउट है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, R2 का मतलब बता दो प्लीज। दिस कोर्स इज रेगुलर। लोकेश, सवाल इसलिए मत पूछा करो क्योंकि मैम ने पूछा है, कोई सवाल है तो पूछ लो प्लीज, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीवन। ठीक है, इसलिए सवाल मत पूछा करो क्योंकि मैम ने पूछा है, कोई सवाल हो तो पूछ लो। मतलब यू पीपल आर दिस मच मेच्योर्ड कि इस कोर्स को अटेंड करने से पहले आपने इस कोर्स को एनरोल किया होगा, इस कोर्स का स्केड्यूल देखा होगा, अच्छा ये क्लास इस दिन अरेंज है, ये क्लास इस दिन अरेंज है, तो डेली तो क्लास लगी हुई है, तो ऐसे सवाल मत पूछा करो। ठीक, चलो R2 और Rn का जिनको मतलब नहीं पता है, ठीक है, R2 का मतलब होता है 2 टपल का सेट, यानी कि x1 कॉमा x2, ये एक टपल के फॉर्म में आएगा। 2 टपल मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर जहाँ पे पहला कंपोनेंट x1 है, दूसरा x2 है, बट होगा क्या, x1 और x2 जो है वो दोनों ही R से आएंगे। ठीक है, अगर हम R3 की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, x1 x2 x3, जहाँ पे हमारे पास ये 3 टपल होगा,
3 टपल का सेट जहाँ पे x1 x2 x3 सारे ही कहाँ से आएंगे, आर से आएंगे। तो मतलब समझ रहे हो प्रांजल कि ये जो है ये बेसिकली टपल में कितने कंपोनेंट आएंगे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो सारे कंपोनेंट कहाँ से आएंगे ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं अब आपके सामने R5 लिखती हूँ तो 5 का मतलब 5 टपल का सेट होगा, तो लिख दो x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, और अब ये क्या है, R है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे x1 x2 x3 x4 x5 कहाँ से आ रहे होंगे, R से आ रहे होंगे। बात समझ आ गई, ये मतलब है। जैसे मैंने 1,2 लिख दिया, -1,0 लिख दिया, ये सब R2 के मेंबर है। ठीक, अगर वहीं पे देखो मैं क्या यहाँ पे क्या लिख देती, C3 लिख देती। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता, Z, इसने क्या बोला, 3 टपल का, तो Z1 Z2 Z3 हो गया। अब आप अपने आप बताओ ये सारे Z1 Z2 Z3 कहाँ से आएंगे प्रांजल। अब इसको देखो, ये C से आ जाएंगे। Z1 Z2 Z3 ये सब कहाँ से आ रहे हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक, आई होप अभी मैंने ये वाली जो पिक्चर है उसको क्लियर कर दिया हो। ठीक है, वेरी गुड। चलो तो फिर अब हम बढ़ते हैं आगे, और आज हम समझेंगे नेबरहुड क्या होता है। ठीक, तो हमारे पास f फंक्शन है R2 से R, और हमने एक पॉइंट लिया है a, b जो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, R2 से। और अब हम डिस्कस करेंगे क्या, नेबरहुड ऑफ पॉइंट a, b इन R2। ठीक है, किसी को कोई आइडिया है कैसे हम निकालते हैं नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इन R2, कैसे निकालते हैं बताओ प्रांजल। देखो जिसको जो आता है ना आप बता सकते हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा या सही हो जाएगा। गलत होगा तो हम अपने अंदर सुधार कर लेंगे, सही होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, है ना। और नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए तो फिर मैं हूं ही। एक्स वाई प्लेन पर आप लोग जैसे आंसर इंटीरियर बिटवीन ए एंड बी जैसे आंसर आप लोग देते हो ना, सोचो मैंने अगर उस दिन एक्सप्लेन करना ऐसे शुरू किया तो क्या होगा। है ना। चलो यहाँ देखो, अगर हम फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ते हैं, ठीक है, आर से आर पे पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a एक पॉइंट लेते थे आर से, तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा होगा वन वेरिएबल में, बट इतना तो पढ़ा। अच्छा, नेबरहुड का मतलब क्या होता है, पड़ोसी हमारे, हमारे आसपास का एरिया, उनके अंदर जो पॉइंट आएंगे उनको कह देंगे नेबर्स, है ना। बेसिकली दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज आवर नेबरहुड, आस पड़ोस जिसको कहते हैं इन प्रैक्टिकल लैंग्वेज। तो अगर ये मेरे पास x इज इक्वल्स टू a पॉइंट है, तो आप सब ने पॉइंट से टोपोलॉजी पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन में, या नहीं पढ़ा है तो वन वेरिएबल कुछ तो पढ़ा होगा, है ना। मतलब अब डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन पढ़ाई गई होगी, तो देखा होगा कि a के आसपास का कोई भी एक ओपन इंटरवल ले लो, मतलब एक अपसाइलन चूज कर लो आप ग्रेटर देन 0, है ना, पढ़ा था। एक अपसाइलन की वैल्यू चूज कर लो ग्रेटर देन 0, तो ये आपका अपसाइलन होगा डिस्टेंस, और ये आपका अपसाइलन होगा। तो मतलब a माइनस अपसाइलन से a प्लस अपसाइलन तक का जो ओपन इंटरवल आ रहा है हमारे पास, वो ही क्या है, वो नेबरहुड है किसका, x इज इक्वल्स टू a का। बताओ भाई, यही पढ़ा है सबने कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा ना, कि दिस ओपन इंटरवल यानी कि a माइनस अपसाइलन से a प्लस अपसाइलन जो है, इसको हम बोलते हैं नेबरहुड ऑफ a। अब एक बात मुझे और बताओ, थोड़ा सा और प्रैक्टिकली मैं आपसे बात करती हूँ तो शायद आपको बेटर समझ आएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है, सपोज ये आपका घर है, ठीक है, मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि आपका नेबरहुड क्या है, तो मे बी आपका जो रिलेशन है या आपकी जो बातचीत है वो आपके इधर एक घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है और यहाँ घर है, इनसे होती है बस। तो आप बोलोगे ना कि ये मेरा आसपास का एरिया है, बोलो, यू विल से दैट दिस इज माय नेबरहुड, राइट। बट हो सकता है आपके घर में
आपके जो बड़े हैं, लाइक आपके फादर या आपका एल्डर ब्रदर, वो यहाँ पे जो घर हों, उनकी बातचीत यहाँ से भी होती हो, और बातचीत ही नहीं, अच्छी खासी बातचीत होती है, अच्छे खासे रिलेशनशिप है। तो अगर आपके फादर से पूछा जाएगा तो उनके लिए वो कहेंगे कि मेरा आस पड़ोस जो है वो पूरा ये है, पूरा एरिया, ये सब मेरा नेबरहुड में आता है, राइट? क्योंकि वो उनको अपना नेबर मानते हैं, उनके साथ इतने अच्छे से रह रहे हैं। बात समझ आई? तो आपके लिए नेबरहुड अगर पूछा जाए इस घर के रिस्पेक्ट में, इस वाले, ये जो सेंटर पे घर है, मैं इसी के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, क्योंकि आप इस घर का हिस्सा हो, आप हमेशा अपने नेबरहुड का हिस्सा होते हो, है ना? सो with respect to this, because you are always going to be the part of your neighborhood, so with respect to this center, this red one, blue is also a neighborhood, yellow one is also a neighborhood. So what we can understand, that for a particular point, the neighborhoods can be number of sets, है ना? जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हमको क्या मिले, नेबरहुड मिले, हमें बहुत सारे नेबरहुड मिल सकते हैं। देखो वहीं पे अगर ये सपोज अपसाइलन 1 किसी ने चूज किया था, ठीक, तो हो सकता है किसी ने अपसाइलन 2 भी चूज कर लिया हो। यहाँ देखो, उसके लिए ये अपसाइलन 2 होगा, दिख रहा है? तो एक नेबरहुड ये भी तो हो गई, a माइनस अपसाइलन 2 से a प्लस अपसाइलन 2, चेक करो, ये भी एक नेबरहुड हो गई। हो सकता है किसी ने यहाँ ऐसा अपसाइलन चूज किया हो कि ये पूरा ग्रीन वाला जो है वो आपका नेबरहुड हो गया हो, है ना? तो मैंने बोला ना, वन वेरिएबल आपको नहीं आता है, इट्स ओके। जो चीजें वन वेरिएबल की यूज होंगी, जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। बात समझ आ गई सबको? तो क्या आपको वन वेरिएबल में नेबरहुड का मतलब अभी पता लगा? सिंपल सा एक ओपन इंटरवल, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या लेंथ ली है, ठीक। अब हम टू वेरिएबल में समझने की कोशिश करते हैं, वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टू वेरिएबल में एक पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये कि टू वेरिएबल में एक पॉइंट दिखता कैसे है ना, हाउ डज अ पॉइंट लुक्स लाइक इन R2 प्लेन। यहाँ पे तो ऑब्वियसली रियल लाइन पे ही वो पॉइंट नजर आता है, यहाँ कैसे नजर आएगा? ये आपका पॉइंट है एक a कॉमा b। अब नेबरहुड का मतलब तो सबको समझ आ गया ना, कि बेसिकली क्या है नेबरहुड का मतलब, व्हाट डज इट मीन? आसपास का एरिया, राइट, जिसमें वो खुद पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड हो, राइट। तो अब हमें क्या करना है, देखो R2 में हमारे पास दो तरीके के नेबरहुड होते हैं। एक नेबरहुड तो होता है सर्कल, देखो होता है, और एक नेबरहुड होता है हमारे पास क्या, या हमारे पास ओके, ये देखो ऐसा कुछ, ये भी तो हो सकता है, यस। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट वन मोर टाइम। ये देखो, तो हमारे पास दो तरीके के नेबरहुड आ रहे हैं। एक देखो, अगर मेरे पास सर्कल को मैं नेबरहुड मानती हूँ, तो ये सारे मेरे नेबरहुड के पॉइंट्स हैं कि नहीं है? देखो, जैसे अभी ओपन इंटरवल जब मैंने लिया था, तो यहाँ देखो, अभी मैंने अगर ये ब्लू वाला लिया था, तो ये सारे के सारे मेरे नेबर्स ही तो थे। ये ब्लू वाले चेक करो, ये सब मेरे नेबर्स ही तो थे, जो मैंने एप्सिलॉन 1 के लिए लिया हुआ है ना? और ये मेरा नेबरहुड था, राइट। तो वैसे ही देखो, ये सारे के सारे जो हैं वो नेबर्स होंगे कि नहीं होंगे, और इन सबको अगर मिला दे तो ये नेबरहुड बन जाएगा। वैसे ही हो सकता है किसी ने स्क्वायर चूज किया हो, तो उसके लिए तो ये बन सकता है नेबरहुड पूरा पूरा। और मैंने आपको बताया कि पॉइंट आप खुद अपने नेबर, भाई नेबरहुड आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो? अपने रिस्पेक्ट में ही तो देख रहे हो। तो आप खुद को तो नेबरहुड में पॉइंट काउंट करोगे ना, आप तो सेंटर हो उसका, राइट। अगर आप ही बाहर चले गए तो फिर कैसा नेबरहुड? तो दैट इज वाई वो पॉइंट हमेशा सेंटर होगा। तो R2 में दो तरीके के नेबरहुड एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है स्क्वायर, दूसरा होता है सर्कल, ठीक। अब अगर मैं बात करूं वन वेरिएबल में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो वन वेरिएबल में आई थिंक बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। ये मैं आर में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू ए, एक पॉइंट है आर से, उसका नेबरहुड लिखते कैसे? तो वो सारे एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट मॉड एक्स माइनस ए लेस देन अपसाइलन, ठीक। ये हम बोलते हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट
ऑफ अ पॉइंट ऑन रियल नंबर और रियल नंबर लाइन। ठीक है, इसी को जरा आप सॉल्व करो तो आपको समझ आएगा कि जो मैंने आपको पीछे समझाया था ये वही लिखा है। इसको ओपन करो, मॉड x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन को जब ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब a को ऐड कर दो तो देखो क्या पता लग रहा है, x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ आ रही है, a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन, वही तो हमने लिखा हुआ है। तो ये यही सेट एक्चुअली क्या लिखा है, a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन, है ना, क्योंकि x यहाँ पे लिखा है और x क्या है, a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द नेबरहुड इन टर्म्स ऑफ अ सेट। सेट में कैसे उन पॉइंट्स को लिखेंगे। ठीक, तो अब वही बात आती है कि भाई R2 में कैसे दिखाया जाए, कि नेबरहुड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिंपली यू आर गोइंग टू राइट डाउन एन एप्सिलॉन a कॉमा b इज इक्वल्स टू x कॉमा y इन R2। ठीक है, सच दैट अब एक आप क्या लिख सकते हो, मॉड x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन एंड मॉड y माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन। देखो भाई, कुछ समझ आ रहा है? अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसको ओपन करके तो आपको और बेटर समझ आएगा। ठीक, मैंने लिखा है मॉड x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन एंड मॉड y माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, इसको ओपन करते हैं हम लोग। इस वाले को जब आपने ओपन किया तो आपको क्या मिल रहा है, माइनस एप्सिलॉन से x माइनस ए प्लस एप्सिलॉन तक है। ठीक है, तो बेसिकली a माइनस एप्सिलॉन से x की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस एप्सिलॉन। ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू ओपन दिस वन एज वेल। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, माइनस एप्सिलॉन से y माइनस बी की वैल्यू जो है प्लस एप्सिलॉन तक, तो ये b माइनस एप्सिलॉन से y जो है वो b प्लस एप्सिलॉन तक जाएगा। ठीक, और मैंने सेट में क्या लिख रखा है, x कॉमा वाई फ्रॉम R2, जहाँ पे x आपका क्या आ रहा है, ये y आपका ये आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं R2 प्लेन पे। ठीक है, सपोज ये मेरे पास मेरा पॉइंट है क्या, a कॉमा बी। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट a कॉमा बी। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे भी एप्सिलॉन है, यहाँ पे भी एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन तो सेम ही होगा ना। तो जो आपका a माइनस एप्सिलॉन है वो आपको ऐसा नहीं लगता यहाँ तक जाएगा, और a प्लस एप्सिलॉन है वो यहाँ तक जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन ही डिस्टेंस दोनों तरफ कवर हो रही है, राइट। और b जो है उसमें b माइनस एप्सिलॉन, तो जो ये डिस्टेंस थी वही ये डिस्टेंस हो गई, एंड वही ये डिस्टेंस हो गई। अब देखो जरा, शायद आपको समझ आए। और इसको अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो समझ आता है ना, अभी हमने आईसी का कोर्स किया है ना, आईसी का कोर्स किया है कि नहीं किया है हमने। तो देखो जरा ध्यान से, अभी बताती हूँ। b माइनस एप्सिलॉन हमारे पास एक ये लाइन होती है, राइट। अब अगर हम वहां से समझें, और b प्लस एप्सिलॉन हमारे पास ये एक लाइन हो गई ना। ऐसे ही देखो, हमारे पास a माइनस एप्सिलॉन x इज इक्वल टू a माइनस एप्सिलॉन ये लाइन हो गई, एंड x इज इक्वल टू a प्लस एप्सिलॉन ये लाइन हो गई। अब बोला है इन्हीं लाइंस के अंदर हमें रहना है, इनफैक्ट ये बाउंड्री भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये जो बाउंड्री पोर्शन है हमारे पास ये भी इंक्लूडेड नहीं है, ऐसा है कुछ। चेक करो, ये बात समझ आ रही है, क्योंकि लेस देन इनइक्वालिटी लगी हुई है ना। यस, कैन यू सी दैट। तो अभी इस पॉइंट देखो, क्या हमको नजर आ रहा है, यस, कैन वी सी दैट दिस इज द नेबरहुड। चेक करो, यही सारे पॉइंट्स हैं। यस, यही सारे पॉइंट्स हैं कि नहीं है, देख लो। तो आई होप अब आपको समझ आया हो नेबरहुड का मतलब। वही है, x जो है a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन के बीच में ले रहा है y ये। तो अब ये जो सेट लिखा है मैंने, क्या आपको समझ आ रहा है कि ये एक्चुअली जो स्क्वायर वाला नेबरहुड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वैसे ही आप नेबरहुड की एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि सर्कल भी एक नेबरहुड हो सकता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, n एप्सिलॉन a कॉमा b
is equals to x comma y from R2 such that square root of क्या x minus a का होल स्क्वायर प्लस y minus b का होल स्क्वायर एंड ये होगा हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन. यस, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? जल्दी बोलो भाई. ठीक है, अब इसको भी हम ओपन करके नेक्स्ट वाली स्लाइड में समझेंगे. हमने क्या लिखा है? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, ओहो ओपन करो, चलो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन. अब देखो, आप अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या बनेगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर. आपको नहीं लगता कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्कल को जिसका जो सेंटर है हमारे पास, ठीक है, जो सेंटर है वो क्या है? a कॉमा बी है, और जो रेडियस है हमारे पास वो क्या है? एप्सिलॉन है, राइट? तो अब हम इसको ड्रॉ कर सकते हो, और देखो अगर ध्यान से तो ये यही बनाया हुआ है हमने, यही बनाया है, और ये एप्सिलॉन जो है वो रेडियस है बेसिकली. चेक करो, ये एप्सिलॉन रेडियस है कि नहीं है? दिस एप्सिलॉन इज द रेडियस, और a कॉमा बी जो है वो आपका सेंटर है. तो आई होप ये बात समझ आ रही हो. तो अब से एक बात क्लियर रहेगी सबको कि अगर टू वेरिएबल में कोई भी कभी भी कहता है कि नेबरहुड, तो उसका मतलब हम क्लियर रहेंगे कि उस पॉइंट के नेबरहुड का मतलब है या तो वो उस पॉइंट को सेंटर मान के एप्सिलॉन रेडियस का एक इंटीरियर ऑफ अ सर्कल की बात कर रहे हैं, या तो इंटीरियर ऑफ अ स्क्वायर की बात कर रहे हैं जिसका सेंटर a कॉमा बी है. यस, ये बात सबको क्लियर रहेगी. आई होप सो इट इज गोइंग टू बी क्लियर फॉर एवरीवन. ठीक, ओके. मुझे बस 30 सेकेंड का टाइम दोगे? आई नीड टू कनेक्ट माई लैपटॉप विद द चार्जर. यस, would you allow me for 30 seconds? Okay. ओके, सो आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है. किसी के पास कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. After covering every topic, I'll give you 1 minute to think. If you have any doubt, you can ask me. क्वेश्चन आएंगे तो और क्लियर हो जाएगा. रिपीट नेबरहुड मैम. अमित, मैंने ये कमेंट आपका पहले भी देखा था, तो आई थॉट कि आपको मैं दोबारा वाला समझाऊंगी तो समझ आ जाएगा. नेबरहुड का सिंपल सा मतलब है कि यू नीड टू कलेक्ट द पॉइंट्स अराउंड यू, राइट? तो a कॉमा बी अगर R2 पे कोई भी हमारे पास पॉइंट है तो उसके अराउंड हमें पॉइंट्स कलेक्ट करने का एक ही तरीका है, या तो आप एक सर्कल ले लो, सर्कल का इंटीरियर, या तो आप एक स्क्वायर का इंटीरियर ले लो. और ये तो आई थिंक सिंस बीइंग अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट ये इनइक्वालिटीज तो बहुत नॉर्मल है सबके लिए. एम आई राइट? ये सब तो आप लोग सॉल्व करते आए होंगे, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी. तो बस जो चीज मैंने आपको पहले ही बता दी कि किसी भी पॉइंट का एनबीडी जो होता है वो या तो स्क्वायर होगा या सर्कल होगा, उसको मैंने मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया है. यहाँ पे इस लाइन में मैंने उसको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया है, ठीक है? और वही मैंने यहाँ पे किया है कि दूसरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया है. अब कंफ्यूज ना हो इसलिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए ओपन कर दिया है. Any other neighborhood other than circle or rectangle in R2? No, we don't have to go for that. ठीक है? As per the demand of our syllabus, we have to just stick to this. देखो, एक बात समझो. कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ चीजें जनरलाइज करनी पड़ती है क्योंकि हम अकेले नहीं हैं जो केवल फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का कोर्स पढ़ रहे हैं, राइट? बहुत सारे बच्चे होंगे हमारे से ही, अगर आप कंपेयर करो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में होंगे, राइट? तो हर कोई फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल या मल्टीपल वेरिएबल पढ़ रहा होगा. तो आप देखो, अगर कोई बुक लिखी जाएगी तो कितना मुश्किल नहीं हो जाएगा. मतलब मेरा मन किया तो मैंने सर्कल कंसीडर कर लिया, किसी और का मन किया उसने स्क्वायर कंसीडर कर लिया, फिर किसी और का मन किया तो उसने बोला नहीं नेबरहुड का मतलब तो क्या होता है.
अभी जैसे मैंने समझाया है ना कि कुछ भी ले लो आसपास का एरिया, तो सपोज अगर ये मेरे पास एक R2 प्लेन है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो मैं तो ऐसा भी चूज कर सकती हूँ, देखो कुछ भी चूज कर सकती हूँ। किसी ने ऐसा चूज कर लिया, कोई कुछ भी ऐसे चूज कर रहा है, तो आपको नहीं लगता फिर तो चीजें जनरलाइज ही नहीं होंगी, रिजल्ट्स ही जनरलाइज नहीं होंगे, हर जगह अलग रिजल्ट बन रहा है, तो वो टॉपिक कैसे क्रिएट होगा? तो कुछ चीजों को हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है ना, स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। तो हमने क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया कि दो तरीके के ही एनबीडी के साथ डील किया जाएगा, एक होगा सर्कल और दूसरा होगा स्क्वायर। आई होप अब आपको प्रॉब्लम समझ आ रही होगी कि किसी दूसरे तरीके के नेबरहुड क्यों नहीं सोचेंगे, है ना, क्योंकि फिर तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, फिर तो कोई रिजल्ट ही नहीं बनेगा, टॉपिक आगे नहीं बढ़ेगा। सो दे हैव स्टैंडर्डाइज समथिंग कि ओके ये ऐसा ही होना चाहिए, ठीक। तो उसके पीछे का रीजन ये है। ओके तो आई थिंक अभी किसी को कोई डाउट नहीं है, तो हम बढ़ सकते हैं आगे, विच इज लिमिट। ठीक है, लिमिट पढ़ते हैं हम लोग। तो लिमिट तो आई थिंक सबको आता होगा, आता है। आज मैं लिमिट का सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी, क्योंकि फिर वो टॉपिक छूट जाएगा, मतलब कल फिर से हमें वही सब कुछ करना पड़ेगा। तो आज सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देके आज की क्लास हम सिर्फ 1 घंटे की रखेंगे, बट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स पूरा 1.5 घंटा, ठीक है। यस एनीवन? लिमिट लिमिट लिमिट, देखो फिर से हम इसको वन वेरिएबल से कंपेयर करेंगे। वहां पे क्या होता था, f फ्रॉम r टू r गिवन होता था, यस, f ऑफ x इज इक्वल्स टू समथिंग y गिवन होता था, और आपसे पूछते थे कि x इज इक्वल्स टू a, जो पॉइंट है r से बिलोंग कर रहा है, उसके लिए लिमिट x टेंडिंग टू a पे f ऑफ x इवैल्यूएट करो। आई होप आई एम करेक्ट, यस, ऐसे ही कुछ पूछते थे। तो आप में से कुछ बच्चे जिनको क्या आता है, जिनको RHL LHL आता है, वो लगा लेते थे, जिसमें भी न्यूमरस नंबर ऑफ मेथड्स हैं फाइंड आउट करने के, है ना। कुछ लोग अपना सीक्वेंशियल क्राइटेरिया लगा लेते हैं, या वो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, वॉट एवर, है ना, बहुत सारे तरीके निकालने के। तो वही सेम काम जो है वो आपको यहाँ करना है, लेकिन यहाँ पे और वहां पे स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे अलग तरीके हैं लिमिट निकालने के, थोड़े से डिफिकल्ट भी कह सकते हो, यहाँ पे आसान तरीके और वो अलग है, ठीक। वैसे यहाँ पे होगा कि आपके पास एक फंक्शन दिया होगा, कहाँ से कहाँ, R2 से R पे, ठीक। और फिर आपके पास यहाँ पे f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू समथिंग कॉल्ड z दिया होगा। अब आपसे पूछा जाएगा लिमिट, ध्यान से देखना, x कॉमा वाई टेंडिंग टू a कॉमा b पे f ऑफ x कॉमा वाई निकालो। देखो हम वहीं पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए भाई, वहां पे r से r पे फंक्शन था तो r के एक पॉइंट पे पूछी थी लिमिट, यहाँ पे R2 से r है तो R2 के एक पॉइंट पे लिमिट पूछी गई है। क्लियर हो रही है ये बात? तो x कॉमा वाई टेंडिंग टू a कॉमा b पे f ऑफ x वाई पूछा गया है, ठीक। अब इसी लिमिट को, ठीक है, ये लिमिट फाइंड आउट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, उन्हीं को हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ आ गई? इसी को नाम दिया जाता है, कुछ लोग इसको अलग अलग नामों से बुलाते हैं, ठीक। इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन सब लोग लिख रहे हैं, और अगर ये डेफिनेशन अप्लाई करवा दी ना मैंने, और अप्लाई करा के बोला लिमिट निकालो, तो ना निकाल पाओगे एक लोग भी। खैर चलो, गुड, ये डेफिनेशन ही याद है। तो हमारे पास इसको नाम दिया गया है क्या, कुछ लोग इसे कहते हैं डबल लिमिट, ठीक है, कुछ लोग इसे कह देते हैं साइमल्टेनियस लिमिट। बात समझ रहे हो? तो वी कॉल इट बाय डिफरेंट डिफरेंट नेम, या फिर सिंपली इसको हम लिमिट भी कह देते हैं। मतलब अगर दो वेरिएबल के फंक्शन की लिमिट निकालनी है और x कॉमा वाई टेंडिंग टू a कॉमा बी, आप दोनों को साथ में अप्लाई कर रहे हो, देखो साथ में ही तो अप्लाई कर रहे हो ना, x को भी जिस जैसे लगा रहे हो वैसे ही तुरंत ही y को लगा दे रहे हो। तो दैट इज वाई हम इसको क्या कहते हैं, या तो अब इसको डबल लिमिट कह दे, या तो हम इसको साइमल्टेनियस लिमिट कह दे। भाई जिनको पहले से एक दो कोर्स अटेंड कर रखे हैं, जिनको ऑलरेडी कुछ कुछ नॉलेज है, सब कुछ आएगा, टेंशन मत लो, है ना।
पर नए नए नाम लेकर मत आओ बीच में, ताकि जिन्होंने कभी इस कोर्स को नहीं देखा है वो परेशान ना हो, प्लीज। ठीक है? दोज हु आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ फ्यू टॉपिक्स, इट्स गुड, आएगा तो आप पढ़ना, आपको मजा आएगा, कोई डाउट आता है पूछना। बट जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है उनके लिए ऐसे नए नए नाम अचानक से लेकर मत आओ, वरना अभी तो वो इसमें ही परेशान हो जाएंगे, उसमें और क्या होगा फिर। सो धीरे धीरे चलो, आज पहली क्लास है, रिपीटेड लिमिट पूरा 1.5-2 घंटा ले जाएगी। ठीक है? 2 क्लासेस में रिपीटेड लिमिट खत्म होगा, तो बहुत कुछ है पढ़ने को। डोंट वरी, रिलैक्स कर जाओ। लास्ट टाइम पर मेरा एक क्वेश्चन होगा, यस आप पूछ सकते हो, क्योंकि 1 घंटे की आज की क्लास है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है? तो ये याद रखना हमें करना क्या है, मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है। अब इस लिमिट को फाइंड आउट करने के हमारे पास कई तरीके हैं। ठीक है? वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, तो उसमें से हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जो भी कुछ है सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा इसी लिमिट को निकालने का, रिपीटेड लिमिट आएगा, जैसा कि अब इन लोगों ने नाम ले दिया है तो मैं लिख ही देती हूँ। ठीक? तो इसको हम शुरू करेंगे कल वाली क्लास से। ठीक है? अब अगर आज की क्लास में हमने जो कुछ भी कवर किया है, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे, और लिमिट को हम स्टार्ट करेंगे कल से। तो कल से और एक चीज ये भी समझ लो, अब जिनका सोने का मन करे वो आए ना, या कुछ काम हो, वे मतलब अर्जेंट ना हो फिर भी चले जाए। मैं आपको एक बात बताती हूँ, लिमिट एक ऐसा टॉपिक है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में, अगर आपको लिमिट समझ नहीं आई ना, तो आप कॉन्टिन्यूटी तो वैसे ही नहीं चेक कर सकते हो, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए लिमिट निकालनी पड़ेगी। डिफरेंशियबिलिटी आप नहीं चेक कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी में भी आपको लिमिट ही निकालनी। पार्शियल डेरिवेटिव पॉइंट्स पे नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि वो भी लिमिट ही सॉल्व करना हुआ। ठीक है? आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हो इस कोर्स में, इन शॉर्ट। सो लिमिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप कह सकते हो बैकबोन है वो इस कोर्स की। और अगर बैकबोन ही बेकार हो गई तो ऑब्वियसली आपके लिए इस कोर्स का कोई मतलब नहीं। तो जब तक लिमिट चले प्रॉपर क्लास में आना, नहीं तो आपके लिए मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। प्रिंस, हमारे सिलेबस में पॉइंट सेट टोपोलॉजी है क्या? इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट? हाँ, नहीं है ना? तो हम क्यों पढ़ेंगे इंटीरियर पॉइंट इन R2? मैं ग्राफ बनाना सिखाऊंगी, एक कोर्स लेकर आऊंगी जहां पे आपको ग्राफ कैसे बनाना है, दैट आई विल डिस्कस। आपने बोला इंटीरियर पॉइंट, भाई इंटीरियर पॉइंट का ये मतलब नहीं समझ सकते हो अभी के लिए, थोड़ा सा तो आइडिया लगा ही होगा वन वेरिएबल में पढ़ के पॉइंट्स और टोपोलॉजी, कि इसके अंदर के पॉइंट, बाउंड्री इज नॉट इंक्लूडेड, इंटीरियर बोलते हैं। इंटीरियर ये तो हमेशा से बोलते आए, एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल दिस, ये तो वो वाला हम इंटीरियर एक्सटीरियर बोल रहे हैं, ये तो वही बोल रहे हैं ना, इसमें हम कुछ टोपोलॉजी थोड़ी लगा रहे हैं। ये तो क्लास 7th 8th में भी बताया गया होगा, इंटीरियर ऑफ ए सर्कल दिस, ये सर्कल की बाउंड्री है, ये सर्कल का एक्सटीरियर है। तो वही तो बोल रही हूँ, और क्या बोल रही हूँ। बस पॉइंट पकड़ो, कुछ पॉइंट पूछा जाए, कुछ अलग पूछेंगे हम पे, है ना? चलो खैर कोई बात नहीं। तो आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। यस, सो वी कैन मीट टुमारो अगेन एट द सेम टाइम, बट आज एक आपकी स्पेशल क्लास भी है। यस, डू यू नो दैट? 11:30 बजे से। ठीक है? चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम प्रैक्टिस करेंगे वहां पे, तो जिसको आना हो आ सकते हो। ओके, चलो। तो मुझे डर लग रहा है, तो पहले डर लो, क्योंकि एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है। या तो डर सकते हो या पढ़ सकते हो, तो इट्स बेटर कि पढ़ो, क्योंकि पढ़ने के बाद कुछ रिजल्ट मिल सकता है, डरने के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है लोकेश? नया कोर्स वो वाला ग्राफ थ्योरी का कोर्स आएगा, वन वेरिएबल के पहले आ जाएगा। प्लस पे ही क्लास होगी, प्लस पे ही होगी, नहीं तो स्पेशल पे ले दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे। ठीक है? चलो, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। नाउ विल बी मीटिंग टुमारो फॉर द प्लस क्लास। आज ही 11:30 पे फॉर स्पेशल क्लास।